संसद के अभिभावक और समाजवादी सोच के बेबाक राजनेता रामाशीष जी, बेनीपट्टी नगर पंचायत के अध्यक्षा के पति समाज सेवी भूपन शाह जी, प्रिय बचनू भाई, अन्य तमाम गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, सुधीर श्रोतागण और मीडिया के हमारे बंधु मदन जी, आमोद जी, विशेष रूप से हलपुर के कवि ललित जी एवं उनके परिजन, आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले से ही बातचीत करके फिजा ऐसी बनाई गई है कि मैं दबाव में आ जाऊं, कोशिश करूंगा उस दबाव से मुक्त रह के बात करूं। सबसे पहले गैर साहित्यिक बात, क्योंकि हमारे जिला परिषद पति ने एक बहुत ही विद्रोही तेवर में मौजूद बात उठाई है कि मेरे प्रिय मित्र अभय के समय में मैथिली भाषा में प्रखंड सह अंचल कार्यालय का नामकरण हुआ है। उससे ज़्यादा और जगमगाती हुई भाषा में बहुत जल्द जब प्रखंड का प्रवेश द्वार बन रहा है, उस संदर्भ में ललित जी से मेरी बात हुई है और मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे रहते वो होगा और वो ऐसा होगा कि आप जब इधर से रात से गुजरेंगे भी तो आपको मैथिली में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन दिखेगा। लेकिन एक शिकायत भी है कि केवल सरकारी उपक्रमों से अगर आप किसी भाषा और उस लिपि को जिंदा रखने की सोच रखते हैं तो ये बहुत दूर तक चलने वाली नहीं। कोई भी भाषा तभी जीवित रहती है जब उसकी लिपि में रचना होती है, और कोई भी भाषा की लिपि तभी रहेगी जब उस भाषा में आप ज्ञान पैदा करेंगे। तो मेरा मिथिला के तमाम लोगों से अनुरोध है कि मिथिला में ज्ञान की एक परंपरा रही है, उस परंपरा को पुनर्जीवित कीजिए। सिर्फ कालिदास आपकी मिट्टी से कभी निकले थे, इस तरह की बात को करके, जैसे रेगिस्तान को उम्मीद होती है कि कभी हमारा भी इलाका हरा भरा था, ये कमोवेश वही स्थिति है। इसीलिए कालिदास की इस भूमि में, मिथिला में उन्होंने एक जिक्र भी किया है, वैद्यनाथ यात्री नागार्जुन के नाम से हम लोग जानते हैं। उनके बाद कोई उस कद का साहित्यकार पैदा नहीं हुआ। IAS IPS तो बहुत निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन ज्ञान में कुछ नया अध्याय जोड़ने वाले लोगों की बात अभी भी मिथिला जो रहा है। इसलिए भाषा लिपि के साथ इस भाषा में ज्ञान उत्पन्न करने की एक प्यास पैदा होनी चाहिए यहाँ के लोगों में। बहरहाल आज मैं सुन रहा था ललित जी के पिताजी को, कहा जाता है कि जब भाव सघनतम होता है तो अभिव्यक्ति मौन हो जाती है। वो अपने जैविक संतान की रचनात्मक संतति के विमोचन के मौके पर जिस तरह से बोलने में अटक रहे थे, ये बता रहा था कि एक पिता अपने पुत्र की इस रचनात्मक संतति पर किस कदर भाव विवल है। अमूमन जो साहित्यकार लोग के विषय में कहावत है, पोएट्स एंड पिग्स आर फेमस आफ्टर देयर डेथ, वो उस स्थिति से समाज बहुत दूर निकल गया है। ललित जी अच्छे खासे जीवन जी रहे हैं और ललित जी के पिता इस बात से खुश है कि उनका बेटा कवि है। पुराने जमाने में संत और कवि अगर परिवार में निकल जाए तो लोग कहते थे किसी और के घर में हो तो बेहतर है, दुआएं देंगे हमारे घर में ना हो। तो ललित जी सब पे भाग्यशाली भी हैं कि उनके पिता इतने आह्लादित हैं। और पिता के हालात में माता के विरह की जो बात है, या जब मैं वीर नारायण जी की भाषण सुन रहा था तो कमोवेश यही स्थिति निराला की थी। जब सरोज का जन्म हुआ तो उनकी माँ गुजर गई और निराला ने इस पे पूरा एक सरोज स्मृति लिखा है, जो अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन रचना है। बहरहाल हिमकोट पे मैं बात करूंगा। ललित जी ने एक संतुलन साधने की कोशिश की है। कमोवेश यही संतुलन तुलसीदास साध रहे थे जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन भक्ति काल लोक भाषा का काल है। इसलिए उन्होंने जब रामचरितमानस लिखने का निर्णय लिया तो उन्होंने अवधी भाषा को चुना। ललित जी यह जान रहे हैं कि हिमकोट का विमोचन 2023 में हो रहा है। खुद मिथिला के बहुत सारे लोग मिथिलाक्षर में मिथिला को पढ़ने में बहुत सक्षम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जो कंटेंट है वो यद्यपि सोचा, बयान किया है मिथिला में, लेकिन उसकी लिपि देवनागरी रखी है ताकि इस भाषा में व्यक्त किए गए विचार मिथिला के अधिक से अधिक वैसे लोगों तक पहुंच सकें जो कम से कम देवनागरी से भली भांति वाकिफ हैं। यह एक संघर्षपूर्ण यात्रा है जिसकी तरफ जिला परिषद महोदय कह भी रहे हैं कि हम लोगों को लिपियों के प्रति भी बहुत प्रेम विकसित करने की